Welcome friends to this episode. सेल के लिए बियॉन्ड द विलेज बाउंड्रीज जाती थी। सेल्फ सफिशिएंसी में ये होता था कि जो जितना भी लेबर इन्वॉल्व है काम में वो अपना डोमेस्टिक लेबर ही होता था। जैसे हमारे जो खेत है उसमें हम सभी लोग काम कर लेंगे परिवार के बांट बांट के, भाई ये करेगा, फला एक्टिविटी ये आदमी करेगा। सो देयर वाज अ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द फैमिली। जब इंडस्ट्री आई धीरे धीरे करके, जब लोगों ने प्रोडक्ट्स को यूज करना, उनको रिफाइन करना शुरू किया और धीरे धीरे उनको ट्रांसफॉर्म किया इनटू अदर काइंड ऑफ कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स, तो एग्रीकल्चर ने क्या किया, रॉ मटेरियल ऑफर किया, प्रोवाइड किया और इंडस्ट्री आने लगी। जैसे जैसे इंडस्ट्री आई, जो आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पढ़ते हैं, उसके फेजेस थे। फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सेकेंड फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड थर्ड फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फर्स्ट फेज में क्या हुआ, हार्डकोर इंडस्ट्री आई, जैसे कि रेल रोड्स बने, आयरन यूज करना शुरू किया, मशीन्स बनने शुरू किए। सेकेंड फेज में क्या हुआ कि आपके कुछ रिफाइंड प्रोडक्ट्स आने लगे विच वर रिलेटेड टू ग्रेटर कंजम्पशन, जैसे कि आपका फ्रिज बना, आपकी वॉशिंग मशीन्स बनने लगी, आपके शूज बनने लगे, तो एक मास प्रोडक्शन ऑफ दीज कंज्यूमेबल आइटम्स। थर्ड फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम और भी रिफाइंड प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए, जैसे कि कॉस्मेटिक्स हुए, आपके मोबाइल फोन्स आने लग गए, रेडियो सेट्स बने, टेलीविजन जो थे नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट कलर टेलीविजन हो गए, आपके ऑर्डिनरी टेलीफोन्स जो थे मोबाइल फोन्स में कन्वर्ट हो गए। इस तरह ब्रॉडली हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के भी फेजेस को क्लासिफाई करते हैं और इसमें मैन्युफैक्चरिंग ने अलग अलग फॉर्म एक्वायर किया। इन सब चीजों के इवॉल्व होते होते साथ में हमारा सर्विस सेक्टर भी इवॉल्व होने लगा। सर्विस सेक्टर जो प्राइमरीली पहले सिर्फ बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट तक रिलेटेड था, फिर आपके वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स आने लग गए, जैसे वॉशरमैन हो गए, कॉबलर्स हो गए, ड्राई क्लीनर्स हो गए, जो आपके अच्छे अच्छे कपड़ों को ड्राई क्लीन करते जिनको आप घर में नहीं धो सकते थे। फिर आपके फर्नीचर मेंटेनेंस वाले लोग हो गए, आपके डिजाइनिंग के लोग आ गए। और जैसे जैसे सोसाइटीज प्रोडक्ट्स इवॉल्व होते चले गए तो अलग तरीके की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होने लग गई, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले आ गए, आपको आपके इंटरनेट प्रोवाइडर्स हो गए हैं जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज देते हैं, टीवी चैनल केबल प्रोवाइडर्स हो गए, ये लोग हो गए सर्विस सेक्टर वाले। अब जैसे जैसे इन सेक्टरों में और बढ़ोतरी हुई
तो आपका एजुकेशन सिस्टम और ज़्यादा बढ़ने लग गया, तो टीचर्स आ गए, प्रोफेशनल्स आ गए, डॉक्टर्स बन गए, लड़ाई झगड़ा निपटाने के लिए लॉयर्स आ गए, और कंप्यूटर प्रोफेशनल्स आ गए, डिज़ाइनर्स, ग्राफिक्स, ये सारी की सारी चीज़ें मिला के अगर आप इनको एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में रख कर देखें तो दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द वे सोसाइटीज हैव इवॉल्व्ड। नाउ रिमेंबर वंस अगेन, मैंने आपको बताया था कि सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स तीनों ट्रायंगल के 3 कोण हैं। एक में चेंज होता है तो दूसरे में जरूर चेंज होता है। जैसे जैसे सोसाइटीज इवॉल्व की, इकोनॉमी इवॉल्व की, इकोनॉमी इवॉल्व की तो सोसाइटी की। आप इसको यू कैन सी इट बोथ एज अ कॉज एंड ए कॉन्सिक्वेंस, ऑल 3 आर रिलेटेड। तो जैसे जैसे ये सर्विसेज बढ़ते गए, सेक्टर्स बढ़ते गए, इवॉल्व होते गए, लोग उसमें और ज्यादा शामिल होते गए। अब ये सारा का सारा कुछ मिलाकर आप कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको कहते हैं हम जीडीपी। इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ हाउ डू वी डिफाइन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? GDP is defined as the final value of the goods and services produced within any geographical boundary of a country during a specified period of time, particularly measured in terms of सबसे पहले मान लीजिए कि मुझे गेहूं चाहिए, हमें वीट चाहिए। एग्रीकल्चरल सेक्टर ने वीट बनाया, जिसको कि मार्केट में सपोज आपने 50 रुपीज पर केजी मार्केट में बेच दिया। अब एक किसान ने 1000 केजी गेहूं बेचा है मार्केट में, तो 50 इंटू 1000 आपका 50,000 का गेहूं मार्केट में बिक गया। उसमें से मान लीजिए 100 केजीज जो है वो पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री में गया, जहां पे उन्होंने उसको पीस के उसका आटा बनाया। ठीक है, तो इन्होंने 100 केजीज खरीदा 50 रुपीज के रेट पे, तो इन्होंने 500 रुपीज का गेहूं खरीदा और उसका आटा बनाया। इस आटे में उन्होंने जो था अपना इंडस्ट्री यूज किया, उन्होंने मशीन यूज की, लेबर को यूज किया, फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी भी लगा, फिर उसका पैकेजिंग भी हुआ, उसको बोरियों में भरकर ट्रांसपोर्ट करके दूसरे प्लेसेस पे ले जाया गया। तो उन्होंने इस छोटे से प्रोडक्ट में और वैल्यू और कॉस्ट ऐड कर दिया, जिसमें कि सारा कॉस्ट आएगा, लेबर का वेज आएगा, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये सारा चीज ऐड कर दिया। अब उन्होंने 500 रुपए के प्रोडक्ट को समझ लीजिए आप बना दिया 5000 रुपए का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इनका 100 किलो आटा जो है वो 5000 रुपए में बाहर बिक रहा है। अब एक मैन्युफैक्चरर ने जो बिस्किट बनाता है, उसने इस आटे को खरीदा, उसने भी इसको फैक्ट्री में लगाया, उसके यहाँ पे बिस्किट बनाने की मशीनरी है, अवन्स हैं, बड़ा सा उसका वर्कशॉप है जिसमें लेबर काम करती है, उसने भी हीट को यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया, वाटर को यूज किया, दूसरे उसमें और भी प्रोडक्ट्स मिलाए, शुगर मिलाया। शुगर भी एक तरीके से दूसरे प्रोसेस से बनकर आ रहा है, शुगर केन से शुगर मिल से पैकेजिंग है यहाँ तक। तो ये सारा मिलाकर जो फाइनल प्रोडक्ट है बिस्किट, उसमें कितनी ज्यादा चीजें पीछे लगी हैं आप इमेजिन कीजिए, या ब्रेड में कितना ज्यादा लगा है, या फॉर दैट मैटर कपड़ा जो हम पहनते हैं उसमें कितना कुछ लगा है। ये सारी चीजें जो है ये बैकग्राउंड में चल रही हैं, बट दे आर कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। अब जब इस पर्टिकुलर फैक्ट्री ओनर ने बिस्किट्स बनाकर बाजार में बेचे, तो उसकी जो वैल्यू है दैट वुड बी एडेड इनटू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
अगर आप सब चीज़ों की वैल्यू होंगे तो आप वहाँ के 50,000 जोड़ेंगे, फिर यहाँ के 5,000 जोड़ेंगे, इसी तरीके से ब्रेड बनाने वाले के 5,000, और फाइनली जो ये प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, मान लीजिए मार्केट में इनका बिस्किट जो है एक 10 रुपये का पैकेट जो 100 ग्राम का आता है, अगर ये मान लीजिए ज़्यादा वैल्यू में बाजार में बिकता है, किलोज के हिसाब में बिकता है, तो इन सारी चीज़ों की वैल्यू बनाएंगे तो हमारा जीडीपी तो बहुत ओवर इन्फ्लेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा गुब्बारे की तरह फूल कर आएगा। इसलिए जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट्स की वैल्यू को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जीडीपी में हम इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं कैलकुलेट करेंगे। अब देखते हैं कि इन तीनों सेक्टर्स का हमारे जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। अब इसके लिए आपको एवोल्यूशन ऑफ दीज सेक्टर्स के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर हम बात करें 1950s की, जैसा आप इस टेबल में देख सकते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ 1950s में 1950 से 51 में आपका प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में था 58.3%, सेकेंडरी सेक्टर का था 15.1%, टर्शरी सेक्टर का था 26.6%। 20 साल बाद 1970-71 में आप देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम हो गया, 47.8%, सेकेंडरी का 21.2% और टर्शरी का 31%। और जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया इंडिया में, तो आप देखेंगे प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन और भी कम हो गया। 80s का डेटा देखिए, प्राइमरी सेक्टर जो है 41.2%, सेकेंडरी सेक्टर 23%, टर्शरी सेक्टर जो है अब यहाँ बढ़ता चला जा रहा है 35.8%। 2001 में अब इसमें चेंज हो जाता है बहुत ज्यादा, प्राइमरी सेक्टर जो है 26%, सेकेंडरी 22% और टर्शरी जो है वो 50% से भी ऊपर हो गया 52%। अब जब हम आते हैं आपके लेटर स्टेजेस पे, जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का थर्ड फेज हम समझते हैं और इंडिया में बहुत मैसिव ग्रोथ हुई है, 2010 और 11 का स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आपका रह जाता है सिर्फ 16.8%, सेकेंडरी सेक्टर 25.6%, टर्शरी सेक्टर जो है 57.7%। और अगर हम लेटेस्ट डेटा देखेंगे तो टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी इज मोर देन 60%, सेकेंडरी सेक्टर इज 28% और प्राइमरी सेक्टर जो है वो 12% पर आ जाता है। अब ये डेटा किस तरीके से चल रहा है? 1950s से हमारे इंडिपेंडेंस के बाद से आप देखेंगे प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन जो है कंटिन्यूअसली डाउन जा रहा है, यानी people are getting more engaged in the secondary sector और टर्शरी सेक्टर। जो डेटा दिखाता है ना, उसके पीछे आपको रीजंस देखने पड़ते हैं कि हमारा प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में क्यों रिड्यूस हो रहा है। वो इसलिए रिड्यूस हो रहा है कि 50s तक हमारी जनसंख्या जो थी, हमारे लोग जो थे प्राइमरीली एग्रीकल्चर में एंगेज थे। जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, उसी हिसाब से हमारा सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग में ऊपर चला जा रहा है हमारा ग्राफ, और टर्शरी में ऊपर चले जा रहा है। तो हमारा टर्शरी सेक्टर जो है वो तकरीबन 20-22% से जाते जाते 60% तक अब जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। और टर्शरी सेक्टर में कौन लोग होते हैं? बैंकिंग वाले होते हैं, हमारी ट्रांसपोर्टेशन वाले, होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स, ये सारे लोग जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एयरप्लेन्स हो गए आपके, ये सारी चीजें जो हैं सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ऐड करते हैं कि इन सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न क्या है, यानी कितने लोग जो हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अजीब सी बात हम देखेंगे कि डिस्पाइट द फैक्ट कि एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी है वो तो कम होता जा रहा है, बट इट कंटिन्यूज टू एम्प्लॉय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। जैसे कि यदि हम डेटा के हिसाब से देखें तो सेक्टर शेयर में प्राइमरी सेक्टर में आज भी 51% ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड, टर्शरी सेक्टर में 27% पीपल आर एम्प्लॉयड एंड सेकेंडरी सेक्टर में 22% पीपल आर एम्प्लॉयड। अब पहले तो एम्प्लॉयमेंट होता क्या है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, यदि मान लीजिए हमारी पूरे देश की जनसंख्या 122-25 करोड़ है। अब सब तो काम नहीं करते हैं क्योंकि बच्चे काम नहीं कर सकते और वृद्ध लोग भी काम नहीं करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट किस में मेजर करते हैं? पीपल हु आर इन द
एज ग्रुप ऑफ वर्किंग जो 18 से ऊपर समझी जाती है। अब एम्प्लॉयमेंट आपकी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट कैसी है, जहां पे आप इनकम जनरेट कर रहे हैं। आप या तो यू आर वर्किंग फॉर वेजेस और यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, आप बिजनेस कर रहे हैं। बट एक एज ग्रुप होता है जो एम्प्लॉयमेंट में देखा जाता है। अब इंडिया की 125 करोड़ जनसंख्या में से कुछ % ऑफ लोग आर एम्प्लॉयबल एज के हैं जो रोजगार कर सकते हैं। अब इन रोजगार करने वाले लोगों में से इस परसेंटेज ऑफ पीपल 51% पीपल आर स्टिल एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर, और इसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी क्या है, हावरिंग अराउंड, मतलब 16% के आसपास है, पर एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। ऐसा क्यों? इसके 2 रीजंस हैं। इसका रीजन ये है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर अंडर एम्प्लॉयड, या उसको हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि हम एक तरह से अनएम्प्लॉयड हैं बट वी आर अंडर द इल्यूजन कि हम एम्प्लॉयड हैं। इसका क्या मतलब होता है? मान लीजिए आपके पास 3 बीघा जमीन है। अब ये जमीन के जो प्लॉट है, इस पे आप गेहूं उगा रहे हैं या किसी भी तरीके की खेती कर रहे हैं। इस खेत पे आपका पूरा का पूरा परिवार काम कर रहा है, और आपका जो प्रोडक्शन है वो मान लीजिए साल के अंत में आप 100 kgs ऑफ राइस या व्हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सॉरी, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इस खेत पे, इस 3 बीघा जमीन पे मान लीजिए आपके परिवार के 6 या 7 लोग काम कर रहे हैं, और ये 6 या 7 लोग जो है वो रोटेशन में काम कर रहे हैं। कुछ लोग सुबह खेत को देखते हैं, कुछ लोग दोपहर को देखते हैं, कुछ लोग शाम को देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि परिवार में 7 लोग एम्प्लॉयड हैं, बट इनका फुल पोटेंशियल जो है वो यूज नहीं हो पा रहा। कैसे नहीं यूज हो पा रहा? मान लीजिए कि ये 3 बीघा जमीन का जो 100% प्रोडक्शन है, इस पे आप सबने काम किया, बट आपके घर के यदि 2 लोग जाकर बाहर कहीं एम्प्लॉयमेंट लेते जिनमें उन्हें 10,000 या 15,000 रुपए महीने की सैलरी मिलती, तो वो एडिशनल 20,000 रुपए घर लेकर आते, और बचे हुए 4 या 5 लोग भी अगर इस खेत पे काम कर रहे होते तो भी आपका प्रोडक्शन जो था 100 kgs ही रहता। यानी कि आपके पास फुल पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। जैसे कि एक उदाहरण दूं, अगर आपने देखा होगा आप गाड़ी चलाते हैं, आपकी यदि 5 गियर की कार है तो आप 5th गियर नहीं डाल रहे हैं, आप 4th गियर या 3rd गियर तक ही काम चला रहे हैं गाड़ी में। तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी गाड़ी के फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो यदि एक व्यक्ति के काम करने का जो स्पैन है 8 आवर्स अ डे है, तो आप यहाँ तो 4-5 ही घंटे लगा रहे हैं, बाकी 3-4 घंटे आप नहीं यूज कर पा रहे हैं। यही 8 घंटे यदि आप दूसरे कंपनी में काम कर रहे होते तो वहां से आपको एडिशनल इनकम होती। और 100 kgs तो जब भी आता है जब आपके परिवार के 4 लोग भी इसको ध्यान देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर यू आर नॉट यूजिंग योर फुल पोटेंशियल और टाइम, एंड इवन इफ कपल ऑफ पीपल आर रिमूव्ड फ्रॉम द फार्म देयर वुड नॉट बी एनी इफेक्ट ऑन द फाइनल प्रोडक्शन। इसको कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्या है, कहने को तो आप कोई आपसे पूछेगा कि भाई आप क्या करते हो, हम अपने खेत पे काम करते हैं, ठीक है, आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो एज कम्पेयर टू अ पर्सन हु इज लिविंग इन अ सिटी, और उसको कहो तुम कोई काम करते हो तो ना तो वो खेत पे काम कर रहा, ना उसको कहीं जॉब मिल रहा, तो हम कह देते हैं ये अनएम्प्लॉयड है। पर आप अनएम्प्लॉयड तो नहीं हो, बट आप अंडर एम्प्लॉयड हो, क्योंकि आपका पोटेंशियल दूसरी जगह यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके की सिचुएशन के कारण, बिकॉज ऑफ दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, द परसेंटेज ऑफ पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर टेंड्स टू बी मोर। हम समझते हैं पर हम एम्प्लॉयड नहीं होते। हम अपना पोटेंशियल दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं पर हम नहीं कर पा रहे होते। ऑन द कॉन्ट्रेरी, देयर इज अ कांस्टेंट rise as well as there is a maintained level of people engaged in the secondary sector which is around 20 to 26%। इसके बीच में ही चल रहा है क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उस लेवल तक जा रही है। The third sector, the tertiary sector, is seeing a constant rise in the GDP, but the number of people employed here are less। अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि आप टर्शरी सेक्टर में तो आप बहुत रिफाइंड हैं या आप एलीट क्लास हैं, इसमें भी तरह तरह के लेवल्स होते हैं। जैसे कि एक 5 स्टार होटल है, वो सर्विस सेक्टर में है, उसमें लोग तो कम एम्प्लॉयड हैं पर उसका जो इनकम है या उसका जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मान लीजिए वो एक जिम चलाते हैं, तो जिम का या स्विमिंग पूल का मेंबरशिप ही 2 लाख रुपए साल का है,
ठीक है। तो उनका कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट जो होगा वो ज्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ देयर इनकम, इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। एट द सेम टाइम जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो मान लीजिए छोटा सा एक अपना बिजनेस चला रहे हैं, टेम्पो देने का या किसी हाट में लाइट्स प्रोवाइड करने का, किसी मार्केट में लाइट प्रोवाइड करने का या टेंट्स वगैरह देने का, उनका लेवल जो है वो बहुत कम है। हालांकि वो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और इस तरह भी लोग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। जैसे एक छोटा सा डॉक्टर है या एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो बहुत बड़ी चेन है, जिसके हॉस्पिटल्स पूरे सिटीज में हैं या ग्रेटर मेट्रोपोलिस में हैं, तो सर्विस सेक्टर दे रहे हैं, सर्विस में आप एम्प्लॉयड हैं, पर आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो इज डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर बिजनेस और द स्केल ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, तो ये 2-3 बातें हमारी बहुत समझने की हैं। अब ये 3 सेक्टर जो हैं, ये तीनों मिलके भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करते हैं? गो बैक टू द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ दीज 3 सेक्टर्स। मान लीजिए आपके फार्म पे जो 6-7 लोग काम कर रहे थे, उसमें 2-3 लोग अलग हो जाते हैं, वो जाके दूसरी जगह काम कर सकते हैं, बट वो दूसरी जगह काम ढूंढेंगे कैसे? ये कैसे होगा? इसके लिए हमें कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ती हैं। अब जैसे जो हमारा फार्म था जिसपे हम 6-7 लोग काम कर रहे हैं, वो एक क्रॉप प्रोड्यूस करता है साल में, क्योंकि हमारे पास इरिगेशन की ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, हम रेन पे डिपेंड करते हैं, इसलिए साल के 6 महीने प्रोडक्शन करते हैं और 6-7 लोग उस पर काम करते हैं। अब इमेजिन कीजिए गवर्नमेंट यहाँ क्या करे कि एक नहर ले आए जिससे हमारी जो इरिगेशन की प्रॉब्लम जो है रेन पे डिपेंडेंट ना होके खत्म हो जाए और वी कैन वाटर दी प्लांट्स। ठीक है, पंप सेट से या कनाल से पानी लेके। अब क्या होगा कि हम साल में 2 क्रॉप्स लगा सकेंगे, 100 kgs की जगह हम 200 पैदा कर सकेंगे। 200 जो होगा वो हम मार्केट में सेल कर सकेंगे। मार्केट्स में सेल करेंगे तो हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो हमारे परिवार के जो बच्चे होंगे उनको हम चाहेंगे कि वो अच्छे स्कूल्स में जाकर पढ़ाई करें। जब हम उनके लिए स्कूल ढूंढेंगे तो स्कूल की डिमांड जनरेट होगी। जब स्कूल की डिमांड जनरेट होगी तो स्कूल जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी। स्कूल जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी तो ट्रांसपोर्ट वालों की ज़रूरत होगी जो बसेस चलाएंगे या वैन्स चलाएंगे। अब जब ये चलाने की ज़रूरत होगी तो रोड्स की ज़रूरत होगी। रोड्स बनाने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की ज़रूरत होगी। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स करने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। रॉ मटेरियल जब हम ले आएंगे, रोड्स बना देंगे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी। तो आप देखिए किस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। और जब हम रोड्स बना देंगे, हमारे बच्चे आगे तक पढ़ने लगेंगे तो वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोचेंगे। जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोचेंगे तो उनको हायर एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाने वाले आएंगे, वो एक लाइफस्टाइल, एक स्टैंडर्ड को एस्पायर करेंगे, उनको अच्छी नौकरियाँ लगेंगी, उनकी ग्रेटर इनकम होगी तो वो गाड़ियाँ खरीदेंगे, गाड़ी होगी तो पेट्रोल पंप, मतलब आई कैन गो एंडलेस। यू कैन इमेजिन कि एक एक्टिविटी किस तरीके से दूसरी एक्टिविटी को लीड करती जाती है। तो जब हम एक जगह फ्यूल करेंगे, एक इंजन रोटेट करेंगे, आप एक ये देखिए डोमिनो इफेक्ट कहते हैं इसको। जैसे कई बार आपने देखा होगा पार्किंग में साइकिल खड़ी होती है, एक को गिरा दे तो आप धड़ धड़ करके सारी साइकिल्स गिर जाती हैं। और ये जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपने एक ब्लॉक को धक्का लगाया तो सारे ब्लॉक्स एक एक करके गिरते चले जा रहे हैं। इसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। यानी कि आप एक एक्टिविटी को जब स्टार्ट करते हैं तो सारी रिलेटेड एक्टिविटीज दे कम इनटू एक्शन। ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत कंटेन्ड हो जाएगा या रिस्ट्रिक्टेड रहेगा एक चीज का इफेक्ट। तो इस तरह हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, जॉब्स जनरेट कर सकते हैं जो हमारी इकोनॉमी को आगे जो है एक्सपैंड करेंगे या ग्रोथ में हेल्प करेंगे। बट इस तरीके का ग्रोथ जो होता है इट्स टाइम टेकिंग, ये लॉन्ग टर्म है, रातों रात नहीं होता है कि आप इमेजिन कर लीजिए कैनाल आ गई, इधर बच्चे पढ़ने लग गए, स्कूल्स डेवलप हो गए, उधर रोड्स बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए। दिस कैन नॉट हैपन सो क्विकली। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। तभी हमने देखा कि 1950 से लेके अनदर 70 years वी हैव टेकन सो मच ऑफ टाइम फॉर एक्सपेंशन ऑफ टर्शियरी सेक्टर, बट स्टिल हमारा जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट है वो आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर
जनरेशन या पावर प्लांट्स बन रहे हैं, इस तरह के जो एरियाज होते हैं जहाँ पे क्विक लेबर या डेली लेबर की जरूरत होती है, जिसमें ज्यादा स्किल इन्वॉल्व नहीं होता है, वहाँ पे इन लोगों को 100 डेज का मिनिमम काम दिया जाता है ऑन सम रेन्यूमरेशन या वेजेस में। इस एपिसोड में अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं तो हमने देखा कि किस तरह 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर रिलेटेड टू वन अनदर, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज 3 सेक्टर्स इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, how is gross domestic product calculated on the basis of the final goods and services, not on the basis of intermediary goods and services, and what are the various forms of unemployment, either unemployed or disguised unemployment or underemployment, and how these 3 sectors are related to one another. इसमें हमने कुछ पॉइंट्स को कवर किया है जिससे रिलेटेड डेटा भी आपने देखा. Talk more about these data and statistics and figures to your teacher and try to make some sense of evolution of Indian economy and expansion of growth of Indian economy. In the next episode based on this chapter, we'll talk about public and private sector and organized and unorganized sector. Till then, try to find out more activities which will help you to understand these 3 sectors better and their relationship, and try to understand patterns of employment and more about GDP. Thank you for watching this video and keep on watching other videos of the lecture series.